नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को एक सबक सिखाने की कोशिश की है। ये सबक क्या है ये आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान जिस तरह से आतंकवाद के ज़रिए भारत में अस्थिरता और अशांति फैलाने की कोशिश करता रहा है पिछले लगभग 20-25 सालों से, उसको रोकने के लिए भारत किसी भी हद तक जा सकता है, उस पर अटैक कर सकता है, उसके क्षेत्र में जो भी आतंकवादी ठिकाने हैं उन पर हमला कर सकता है। और अगर ये कर सकता है तो आगे चलकर वो उसके मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पर भी हमले कर सकता है, उसके जो महत्वपूर्ण संस्थान हैं, उद्योग धंधे हैं, वहाँ पर भी हमले कर सकता है। तो एक ये वार्निंग भी है कि भारत डर कर चुप करके बैठने वाला नहीं है, वो जवाबी हमला करेगा और जमकर और बड़ी ही सख्ती के साथ जवाब दे सकता है। अब सवाल उठता है कि भारत ने ये संदेश देने की कोशिश की है, ये सबक सिखाने की कोशिश की है, लेकिन क्या पाकिस्तान ये सबक सीखने के लिए तैयार होगा? अगर आप पिछले अनुभवों के हिसाब से देखें, पिछले तजुर्बे जो हमारे रहे हैं उनके हिसाब से देखें, तो पाकिस्तान तो कुत्ते की टेढ़ी पूंछ है जिसे सीधा करना बड़ा मुश्किल है। वो सुधरने या बदलने वाला नहीं है। ये एक सीधा सा निष्कर्ष निकाल कर कोई भी आपको बता सकता है, क्योंकि वो लगातार इसी तरह के काम करता रहा है और कहता कुछ है, करता कुछ है। और इसकी दिक्कत ये है पाकिस्तान की कि वहाँ एक मुल्क में 3 मुल्क रह रहे हैं। एक मुल्क है सेना और आईएसआई का है, दूसरा मुल्क है पॉलिटिशियंस का और तीसरा मुल्क है अवाम का। ये तीनों मुल्क अलग अलग दिशाओं में चल रहे हैं। पाकिस्तान की आर्मी जो फौज है वो भारत के साथ लगातार एक तरह के युद्ध में रखना चाहती है, क्योंकि उससे उसकी अहमियत बनी रहती है और वो मानती है कि जब तक भारत के खिलाफ खड़े रहेंगे, भारत को परेशान करते रहेंगे, तब तक उसकी अहमियत बनी रहेगी, उसकी पूछ परख बनी रहेगी और वो पाकिस्तानी निज़ाम में सबसे ऊपर बैठी रहेगी। दूसरे नंबर पर जो पॉलिटिशियन आते हैं, जो राजनीतिक दल, सियासत करने वाले लोग आते हैं, उनकी हैसियत 2 नंबर की है। वो आर्मी के मातहत ही काम करते हैं, उनमें आर्मी को चैलेंज करने की ताकत नहीं है। कभी नवाज शरीफ में होती थी, कभी बेनज़ीर भुट्टो भी एक हद तक जाकर करती थी, इमरान खान ने ये कोशिश की थी, लेकिन वो उनका क्या हश हुआ हम सब जानते हैं। अभी वो जेल में बंद है। ऐसी सूरत में वहाँ की जो सियासी हस्तियाँ हैं या सियासी दल हैं वो एक हद से बाहर नहीं जा सकते हैं। और तीसरे नंबर पर अवाम है, जो शायद जंग नहीं चाहती होगी, आतंकवाद नहीं चाहती होगी, क्योंकि पिछले लगभग 40 साल से वो बुरी तरह से इसको भुगत रही है। अफ़गान वार के समय से वहाँ पर जिस तरह से आतंकवादियों को पाला पोसा गया, पहले तालिबान को पाला पोसा गया रूस के खिलाफ, सोवियत संघ के खिलाफ, और उसके बाद जब सोवियत संघ अफ़गानिस्तान छोड़कर चला गया तो वहाँ इस पूरे इलाके में, इस पूरे खित्ते में इस तरह के संगठनों ने एक नया एजेंडा अपना लिया। वो आसपास के मुल्कों में या अपने ही मुल्क में आतंकवादी हरकतों को अंजाम देने लगे और उनका इस्तेमाल वहाँ की सेना, वहाँ की हुकूमतें करने लगीं। तो ये जितने भी संगठन, आतंकवादी संगठन हैं पाकिस्तान में, उनकी डोर, उनकी नकेल वहाँ की आईएसआई और फौज के पास है। वो उनका इस्तेमाल करती है अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए। अब सवाल उठता है कि अगर पाकिस्तान इस कदर बटा हुआ है, जहाँ कोई राजनीतिक जो जमात है वो फैसला लेने की स्थिति में नहीं है और आर्मी अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहती है, अपनी अहमियत को कम नहीं होते देना चाहती है और इसीलिए वो कश्मीर के मुद्दे को भी जीवित रखना चाहती है, तब ऐसी सूरत में स्थितियां कैसे बदलेगी? दिक्कत यही है कि अब वहाँ पर एक आर्मी चीफ ऐसा आ गया है, जिहादी है, जो आसिम मुनीर, जिसने एक भयानक भाषण दिया था जिसमें 2 नेशन थ्योरी की बात की थी उसने। और एक तरह से ऐसा लगा कि ये कोई आर्मी चीफ नहीं बल्कि किसी आतंकवादी संगठन का सरगना है जो पाकिस्तान की आर्मी का चीफ बन गया है। वो उस तरह से बिहेव कर रहा था, उसकी उस स्पीच से लोगों ने यही अर्थ निकाले थे।
तो अब सवाल उठता है कि जब पाकिस्तानी फ़ौज की कमान ऐसे हाथों में है तो वो कैसे बदलेगी। वो उसके बदलने के कोई आसार ही नहीं नज़र आते हैं। जो सियासी हुकूमत है सियासी सत्ता है वो उसके मातहत है, लेकिन पिछले 5-7 सालों में कुछ परिस्थितियां बदली हैं जिसकी वजह से कुछ नियंत्रित भी हुई है फ़ौज, और वहाँ जो आतंकवादी संगठन हैं उन पर भी नियंत्रण लगा है, क्योंकि भारत ने जो कूटनैतिक अभियान चला रखा है पिछले 25-30 साल से, उसका भी असर हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी पर। वो भी पाकिस्तान को अब बहुत अच्छी नज़रों से नहीं देखता है। वो मानता है कि पाकिस्तान एक आतंकवाद का अड्डा बना हुआ है। पूरे पाकिस्तान की छवि दुनिया भर में एक रॉग स्टेट, बदमाश उपद्रवी राष्ट्र की बनी हुई है, या फिर फेल्ड स्टेट की बनी हुई है, यानी जो राज्य, जो देश नाकाम हो चुका है उसकी बनी हुई है। और इसमें कोई अतिशयोक्ति भी नहीं, ये हकीकत है, क्योंकि जब आपके देश में आतंकवादियों को वहाँ की सत्ता, वहाँ की आर्मी नॉन स्टेट एक्टर बताती है कि उनका राज्य से कोई संबंध नहीं है, अपने को वो अलग करती है इन आतंकवादी संगठनों से। लेकिन सवाल उठता है कि जब आपके देश में ही ये इस तरह के एलिमेंट हैं और हम मान भी लें कि नॉन स्टेट एक्टर हैं वो, तो आपका कंट्रोल नहीं है। इसका मतलब अगर कंट्रोल नहीं है तो आपकी निज़ाम फेल हो चुकी है, नाकाम हो चुकी है। आप ये खुद स्वीकार कर रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें अभी हाल में भी स्वीकार की। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने स्वीकार की कि अतीत में अमेरिका के लिए हमने बहुत डर्टी जॉब्स किए हैं। बिलावल भुट्टो ने स्वीकार किया कि इतिहास में बहुत कुछ हुआ है और वो अब दोहराना नहीं चाहते हैं। तो अगर सियासत में जो लोग हैं उनके मन में कहीं ये है कि पाकिस्तान की छवि बदलना चाहिए, पाकिस्तान को उस गड्ढे से निकालना चाहिए जिसकी वजह से ये दुर्गति हुई है, वो आर्थिक बदहाली के कगार पर पहुंच गया था। आप देखिए कि 2008 में यूएन ने, संयुक्त राष्ट्र ने लश्कर तैयबा और जमात उद दवा को आतंकी संगठन घोषित किया था। 2017 में हाफिज़ सईद को वैश्विक आतंकी घोषित किया था, जो अभी भी वहाँ रह रहे हैं। मसूद अजहर, जिसने कंधार हाईजैक में भूमि की वजह से उसको छोड़ना पड़ा था, वो अभी वहाँ रह रहा है। उसके 10 लोग अभी मारे गए हैं हमारे ऑपरेशन सिंदूर के में। तो ये तमाम चीज़ें होती रही हैं, इसलिए पाकिस्तान की नज़र वहाँ पर है। और इसीलिए 2018 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया था, और क्योंकि वो आतंकी संगठनों को फंडिंग रोकने में नाकाम रहा था। तो 2018 से 2022 तक वो FATF की लिस्ट में था। 2022 में तक उसने कुछ काम किए जिसकी वजह से उसको वापस उस लिस्ट से बाहर किया गया। इसी तरह से 2018 में अमेरिका ने पाकिस्तान की सैन्य सहायता में 60% की कटौती कर दी थी। और आप समझ रहे हैं कि जानते ही हैं कि पाकिस्तान पूरी तरह से अमेरिका पर निर्भर था, तो उसकी जब सैन्य सहायता में कटौती हुई तो उसकी स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई। 2019 में यूनाइटेड नेशन से मसूद अजहर को भी वैश्विक आतंकी घोषित कर दिया था, जिसके 10 लोग मारे गए, जिसका जिक्र मैंने अभी किया है। तो अब सवाल उठता है कि कहीं वो दोबारा से इसी ग्रे लिस्ट में न डाल दिया जाए। भारत पूरी कोशिश कर रहा है कि उसको फिर से इस ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाए, ताकि उसको जो मदद मिलती है वो तमाम मदद रुक जाए। ये होगा कि नहीं होगा, ये भारत के कूटनीतिक अभियान पर निर्भर करेगा। लेकिन अब पाकिस्तान के लिए एक मौका है सुधरने का, बदलने का। इन जो आतंकवादी वहाँ पर मौजूद हैं, आतंकवादी संगठन वहाँ मौजूद हैं, उनको उनके खिलाफ एक ज़ोरदार अभियान चलाकर और भारत में जो वो आतंकवाद एक्सपोर्ट करता है उस पर रोक लगाकर वो अपनी इमेज थोड़ा ठीक कर सकता है। और इस समय अगर वो भारत के हमले के बाद पलटकर वार नहीं करता है और इसके बजाय शांत रहता है और युद्ध को बढ़ने नहीं देता है, तो ये भी उसकी एक समझदारी मानी जाएगी और अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी भी
उसे इसके लिए शाबाशी देगी। तो एक तो इस सिचुएशन को डिफ्यूज़ करना, ये अब गेंद उसके पाले में है। उसको ये देखना पड़ेगा कि ये स्थिति हाथ से बाहर न जाने पाए, क्योंकि अगर युद्ध होता है और एक हफ्ते का भी युद्ध होता है, उसमें भी पाकिस्तान जो 2022 के बाद अब तक थोड़ा सा अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने में कामयाब रहा है, वो सारा जो गेन है वो ज़ीरो हो जाएगा, बल्कि वो माइनस में चला जाएगा और 5 साल 10 साल पीछे चला जाएगा। और अगर युद्ध उससे लंबा चला तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की बदहाली किस हद तक जा सकती है। नुकसान भारत को भी हो, लेकिन भारत तो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। उसका जो जीडीपी है वो पाकिस्तान के मुकाबले 10 गुना ज़्यादा है, 4.2 ट्रिलियन डॉलर की है, और उसकी 350-55 मिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। तो ये अंतर दोनों में है, इसलिए ये बहुत समझदारी का समय है। आर्मी को अपने को नियंत्रित करने का समय है। जो सियासी दल हैं उनको आर्मी को समझाने का समय है, और इन आतंकवादी संगठनों के खिलाफ एक ज़बरदस्त अभियान छेड़ने का समय है। ये हमारी विशफुल थिंकिंग है, ये हम उससे अपेक्षा करते हैं, विश्व बिरादरी उससे अपेक्षा करती है। लेकिन क्या होगा क्या नहीं होगा ये कहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान, जैसा हमने कहा, कि एक फेल्ड स्टेट है। वो एक तरह से नाकाम राष्ट्र बन चुका है। वहाँ चीज़ें किसके कंट्रोल में हैं, कौन इसको गाइड करेगा, कौन इसको नियंत्रित करेगा, कौन इसका संचालन करेगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। और कब फौज उसमें भांजी मार देगी, कब कौन सी गड़बड़ सीमा पर कर देगी और सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा, जो नवाज शरीफ के समय हमने होता देखा था, जब अटल बिहारी वाजपेयी बस लेकर लाहौर गए थे, उसके बाद किस तरह से कारगिल हुआ, ये सब हम इससे वाकिफ़ हैं। तो अगर उस तरह की घटना होती है तो फिर वहीं जाकर खड़े हो जाते हैं। इसलिए ये आकलन, ये उम्मीद ही की जा सकती है कि पाकिस्तान अपनी पुरानी गलतियों से सबक ले, अपनी इमेज को ठीक करे, अंतर्राष्ट्रीय जगत में अपने को ज़्यादा स्वीकार्य बनाए, भारत के साथ रिश्ते सुधारने के लिए आतंकवाद निर्यात करना बंद करे, और बल्कि अगर ये करेगा तो जाहिर है कि बातचीत का रास्ता खुलेगा। दोनों देश आपस में मिले जुलेंगे, दोनों देश के अवाम आपस में मिल सकते हैं, ट्रेड हो सकता है। अभी सिंधु नदी का जो समझौता ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, वो फिर से रिवाइव हो सकता है। उस पर दोनों बैठकर अपनी चिंताएं और अपनी समस्याएं शेयर कर सकते हैं, उसको बेहतर बनाने के लिए। तो बहुत सारी संभावनाएं अपने आप खुल जाती हैं इस पूरे दक्षिण एशियाई खित्ते में, इस क्षेत्र में। और इसके लिए भारत जिम्मेदार नहीं है। अगर कोई जिम्मेदार होगा या इसमें कोई सकारात्मक भूमिका निभाने की अब कोई गुंजाइश बची है तो पाकिस्तान की तरफ से बची है। पाकिस्तान अगर थोड़ा सकारात्मक होकर काम करेगा तो ये जो युद्ध पर होने वाला भयानक खर्च है, सुरक्षा पर होने वाला दोनों देशों का भयानक खर्च है, वो भी रुक सकता है। और शायद चीन भी यही चाहता है कि इस हिस्से में शांति रहे, ताकि भारत के साथ भी उसका व्यापार आगे बढ़े, और चीन में जो उसने निवेश किया है और चीन में जो उसकी योजनाएं हैं वो भी आगे बढ़ें। तो ये सारी शक्तियां अभी ये उम्मीद कर रही हैं कि पाकिस्तान अपने को नियंत्रित करेगा, अपने को अंकुश लगा कर रखेगा और आगे इस युद्ध को एस्केलेट नहीं करेगा, बल्कि इसे वहीं पर छोड़कर एक सबक सीख कर आगे के लिए नई राह खोजेगा, शांति की नई राह खोलेगा, दोस्ती की नई राह खोजेगा, और अपनी माली हालत को ठीक करेगा। अपने बारे में जो एक फेल्ड स्टेट की या रॉग स्टेट की उसकी जो छवि पहचान पूरे दुनिया भर में बन रही है, उसको बदलने की कोशिश करेगा। 2022 के बाद उसमें काफ़ी परिवर्तन आया है, इसे हमें स्वीकार करना चाहिए। पहलगाम के हमले के बावजूद चीज़ें पाकिस्तान में थोड़ा बेहतर होनी शुरू हुई हैं, लेकिन ये अभी बहुत कहना चाहिए कि 10-15% ही काम हुआ है। उसको इसे और बढ़ाना पड़ेगा, और अगर वो नहीं बढ़ाएगा तो अंदर से जो टूटन चल रही है, चाहे वो बलूचिस्तान की हो या खैबर पख्तूनख्वा की हो या फिर इधर सिंध में जो अशांति चल रही, उपद्रव चल रहा है, कई जगह अलगाववादी आंदोलन भी शुरू हो रहे हैं,
इन सब की वजह से पाकिस्तान क्रम्बल करेगा, बिखरने लगेगा और ये पाकिस्तान को संभालने का एक बहुत ही क्रूशियल जंक्चर है। एक बहुत ही ऐसे बिंदु पर पाकिस्तान खड़ा है जहां पर अगर उसकी लीडरशिप बड़प्पन नहीं दिखाएगी, समझदारी नहीं दिखाएगी, तो उसका बिखरना, टूटना बिल्कुल तय मानिए आप। सब लोग मानते हैं, क्योंकि अब बलूचिस्तान भी बहुत उग्रता के साथ इस्लामाबाद का विरोध कर रहा है। आज भी वहाँ हमले हुए, ये हमलों का सिलसिला पाकिस्तान को लगातार कमज़ोर कर रहा है। उसकी पूरी जो शक्ति है इन्हीं हमलों से जूझने में निकल रही है, वो अपने विकास का रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।